हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टैट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं सुपर टैट मॉडल पेपर 1, ठीक है ना। तो बात करते हैं। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग में न आने वाली बातों को जानने या न जानने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फर्क क्यों नहीं पड़ता है इसके बारे में ये बात कर रहा है। क्योंकि बाद में शिक्षक बता ही देंगे, या फिर बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होती हैं, या ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका कि बच्चे अभी इन बातों का उपयोग करने के योग्य नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? क्या वह मनोहारी, सौंदर्य, कलात्मक और सुंदर? अगर मैं ऑप्शन की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनोहारी भी होना चाहिए, कलात्मक भी होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए, केवल सौंदर्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? यानी जो मिकू है वह खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? क्या यह सरल वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, क्या यह संयुक्त वाक्य है? ऑप्शन नंबर सी, क्या यह मिश्र वाक्य है? ऑप्शन नंबर डी, या इनमें से कोई नहीं। यानी जो मिकू खेल रहा है, क्या कर रहा है? मिकू है वह खेल रहा है, तो यह जो सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है हमारा। यह एक सरल वाक्य है। कैसा है? सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, यानी जो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जो पत्र आज आया है कहाँ है? या ऑप्शन नंबर बी, जो पत्र आज आया है कहाँ है? या ऑप्शन नंबर सी, जो पत्र आज आया है कहाँ है? या ऑप्शन नंबर डी, जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी जो पत्र आज आया है कहाँ है, क्योंकि यह प्रश्नवाचक क्वेश्चन है कि जो पत्र आज आया है वह कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो सकर्मक क्रिया है? क्या ऑप्शन नंबर ए लिखना, ऑप्शन नंबर बी हंसना, ऑप्शन नंबर सी रोना, ऑप्शन नंबर डी सोना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा लिखना, यानी जो सकर्मक क्रिया है वह लिखना है, क्योंकि इसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? कर्म जुड़ा हुआ है। हंसना, रोना और सोना ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कि कौन सा शब्द विशेषण है, यानी इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? क्या वह होली है, बहन है, व्यक्ति है या काला है? अगर ऑप्शन नंबर 6 की बात की जाए, यानी जो विशेषण शब्द है वह होली हो नहीं सकती, बहन हो नहीं सकती, व्यक्ति हो नहीं सकती, काला एक विशेषण है। क्या है? काला एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक नहीं है? क्या वह जवान है, क्या वह बालक है, वह सुंदर है या मनुष्य है? तो हम देख रहे हैं कि इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वह सुंदर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह भाववाचक संज्ञा है कि वह सुंदर है। क्या है? वह सुंदर है। जवान, बालक और मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा हैं, यानी जो जवान है वो जातिवाचक संज्ञा है, बालक है वह भी जातिवाचक है, मनुष्य है वह भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। यानी ये वाक्य है वो कैसा है? क्या यह ऑप्शन नंबर ए निजवाचक है, या ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक है, या ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक है, या ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक है? तो प्रश्न यह कह रहा है जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। तो ये जो ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, राइट आंसर है इसका
कि यह संबंधवाचक है, यानी जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, यह संबंधवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ बताइए, यानी जो संयुक्त व्यंजन है ज्ञ बताइए, यानी बनता है, ठीक है ना। तो यह बताइए आप किससे बनता है, ग प्लस यहाँ से, ज प्लस यहाँ से, सी ग प्लस न से, या क प्लस ग से, यानी संयुक्त जो व्यंजन बनते हैं ज्ञ, तो यह आपका जो बनता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ज प्लस या, यानी जो ज है क्या है, ज, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब है यह शब्द क्या है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, प्लस अ आएगा, क्या आएगा अ, फिर प्लस क्या आएगा य, तब कहीं जाकर यह पूरा शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में कारक बताइए। मैं काम से जा रहा हूँ, तो इसमें कारक कौन सा है, करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, या कर्म कारक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा करण कारक, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी मैं काम से जा रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। अपादान कारक है नहीं, संप्रदान कारक है नहीं, कर्म कारक है नहीं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। क्या तत्सम शब्द कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है, देशज कहा जाता है, या संकर कहा जाता है। तो बताइए जल्दी से। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है, यानी जो वे शब्द है इसके उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है। ऑप्शन नंबर ए बेफिक्र में, ऑप्शन नंबर बी बेफिजूल में, ऑप्शन नंबर सी बेचारा में, ऑप्शन नंबर डी बेरोक टोक में। तो जल्दी से बताइए। तो इसका यानी बे शब्द है, इसका जो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है, तो यह बेफिजूल में, किसमें, बेफिजूल में अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां कि चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। ऑप्शन नंबर ए क्या यह भाववाचक है, ऑप्शन नंबर बी कृतवाच्य है क्या, ऑप्शन नंबर सी या कर्मवाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। यानी चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए, तो जो चलते रहने से अब विश्राम किया जाए तो यह भाववाचक है। क्या है, भाववाचक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए ग्रंथ रत्न, या ग्रहागत, यानी ग्रहागत, ऑप्शन नंबर सी महादेव, ऑप्शन नंबर डी पंचवटी। यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से तत्पुरुष समास है, यानी जो तत्पुरुष समास है वह कौन सा है। तो इसका जो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वह ग्रहागत है, यानी ग्रहागत है, क्योंकि ग्रह को आगत, तो को की विभक्ति जो आ रही है वह तत्पुरुष में आती है। किस में आती है, तत्पुरुष में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है आपका कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इनमें से कौन सा अलंकार है। क्या श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार है। यानी कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, तो इनमें जो अलंकार हो जाएगा वह यमक अलंकार हो जाएगा। जो कनक 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 है ना, यानी किसी वर्ण शब्द की आवृत्ति
बार बार होती है और उसके जो अर्थ होते हैं अलग अलग होती हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। श्लेष, जो श्लेष अलंकार है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका अर्थ है कि जो एक शब्द है और उसके अनेक अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? अनेक अर्थ हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार वह है जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो। क्या हो रही हो? बार बार हो रही हो। जैसे प प प प, तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ गुण और धर्म के आधार पर किसी वस्तु की तुलना की जाए। क्या की जाए? तुलना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पार्थिव शब्द का संबंध है, यानी जो पार्थिव है इस शब्द का संबंध है, जिसका संबंध मनुष्य से है या जिसका संबंध प्रथा से है, या ऑप्शन नंबर सी जिसका संबंध ईश्वर से है, ऑप्शन नंबर डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो जो पार्थिव शब्द का संबंध है, जो पार्थिव शब्द का जो संबंध है आपका, वह हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से है। किससे है? पृथ्वी से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरिष्ठ का पर्यायवाची है, यानी जो वरिष्ठ है का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए क्या वह बड़ा है, या ऑप्शन नंबर बी यानी श्रद्धेय है, ऑप्शन नंबर सी क्या वह पूजनीय है, ऑप्शन नंबर डी क्या वह शिष्ट है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा वरिष्ठ का पर्यायवाची है बड़ा। वरिष्ठ मीन्स बड़ा, ये मुझसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं, यानी जो काव्य है उसमें कितने रस माने जाते हैं। तो जो काव्य है उसमें 6 रस माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी 7 रस माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी 9 रस माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी 10 रस माने जाती हैं। तो काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में मात्र 9 रस माने जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेला आंचल के लेखक हैं, यानी जो मेला आंचल है इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन हैं, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश हैं। तो मेला आंचल के जो लेखक हैं वह फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं, यानी जो आवारा मसीहा है के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या ऑप्शन नंबर ए अमृत राय हैं, ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रभाकर हैं, या ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा हैं, या ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा इसका विष्णु प्रभाकर, यानी आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वह आपके विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। अब देखते हैं संस्कृत। ये भी आपकी 10 नंबर की आती है सुपर टेट में, और टेट में 30 नंबर की आती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि गायक पद में कौन सी संधि है, यानी जो गायक पद है इसमें कौन सी संधि है। गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। जो गायक पद है इसमें जो संधि है तो अयादि संधि होगी। क्या होगी? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां कि अध्यत्वे अव्यय का क्या अर्थ है, यानी अध्यत्वे का अव्यय का क्या अर्थ है। क्या वह आज है, आजकल है, कल है या परसों है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आजकल, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, यानी जो हर शब्द है इसका प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का जो रूप होगा
ऑप्शन नंबर ए हरय होगा, ऑप्शन नंबर बी हरय होगा, या ऑप्शन नंबर सी हरे होगा, या ऑप्शन नंबर डी हरि होगा। हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन का रूप होगा वह आपका हरय होगा। क्या होगा? हरय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि पीताम्बर में कौन सा समास है। जो पीताम्बर है में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विग समास है, बहुब्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है। यानी पीताम्बर में जो समास है द्वंद्व और द्विग तो होगा नहीं, ये तो दोनों होंगे ही नहीं। और इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यानी पीताम्बर का जो समास है, यानी पीताम्बर में जो समास है बहुब्रीहि समास है, यानी पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 कि उत्कृष्ट पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। अत्युत्कृष्ट में पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए अत्यु, ऑप्शन नंबर बी अ, ऑप्शन नंबर सी त्यु, ऑप्शन नंबर डी अति। अगर क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अति उपसर्ग लगा हुआ है अत्युत्कृष्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि वर्धमान पद में कौन सा प्रत्यय है। यानी जो वर्धमान पद है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। क्या वह तव्य है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्या वह तव्य है, ऑप्शन नंबर सी क्या सानच है, या ऑप्शन नंबर डी क्या वह अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं जो वर्धमान पद है, जो वर्धमान पद है इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वह सानच प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? सानच प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। जो ए आप देख रहे हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या वह तालुक से है, ऑप्शन नंबर बी कंठ तालु से है, ऑप्शन नंबर सी कंठ ओष्ठ से है, या ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ से है। तो ये ए का जो उच्चारण स्थान है वह आपका ऑप्शन नंबर बी कंठ और तालु से है। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां आपका कि अक्षणा काण वाक्य में अक्षणा पद किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी जो अक्षणा काण वाक्य में अक्षणा पद का किस विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है। तो जो प्रयोग हुआ है क्या वह ऑप्शन नंबर ए तृतीय विभक्ति का हुआ है, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी विभक्ति का हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पंचमी विभक्ति का हुआ है, ऑप्शन नंबर डी क्या वह षष्ठी विभक्ति का हुआ है। तो अक्षणा काण में वाक्य में जो अक्षणा पद है इसमें जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसमें? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वमानो सीयु यह सूक्ति कहाँ से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए रघुवंशम से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी नैषधि चरितम से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर रामचरितमानस से ली गई है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी है कि यह जो सूक्ति ली गई है वह अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, जो कालिदास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा जो रचित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40वां कि भारतवर्ष अनेकानद हिमालय पर्वतात निःसृत्य प्रवहन्ति आसु सर्वासु हिमालयोद भूतासु नदीसु गंगा एवं सर्वोत्तमा अस्ति। एय हिमालयात् उद्भूय भारतभुव सिंचति। यानी जो इस नदी सर्वायु नदीसु पवित्रतमा मन्यते धार्मिका जना अन्या नद्धा स्नात्वा आत्मान पुण्यति। फिर कह रहा है
अन्य जलेन अशुद्धान अपवित्राण च वस्तून पवित्रीक्रियन्ते कह हिमालयात प्रवहति। तो इसमें नदियों के बारे में पूछा गया है कि कौन सी नदी हिमालय से प्रभावित होती है। गंगा है, कृष्णा है, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी है, ऑप्शन नंबर डी क्या वह नर्मदा है। तो क का है कि हिमालयात प्रवहति, तो यह गंगा नदी है। क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ए है, गंगा नदी है। अब देखते हैं विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आपके जो 10 नंबर के विज्ञान से प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। यह कह रहा है कि रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। क्या वह साइटोकाइनेसिस, या फिर ऑप्शन नंबर बी गिबरेलिस, या ऑप्शन नंबर सी डोमिस, या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन। यानी रसायनों का एक ऐसा समूह जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, तो वह कौन सा है? तो वह आपका साइटोकाइनेसिस है। क्या है? साइटोकाइनेसिस है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है? संयोजकता प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर बी कक्षीय प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, या ऑप्शन नंबर डी कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है, यह कहा जाता है आपका कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां कि एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह विश्राम की स्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर बी एक वृत्तीय मार्ग पर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी एक समान वेग से चलती रहती है, या ऑप्शन नंबर डी उच्च गति पर त्वरित होती है। यानी एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह क्या करती है? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है कि विश्राम की स्थिति में होती है। यानी संतुलन की स्थिति में तब होगी जब वह विश्राम की स्थिति में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय अतिसंवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय अनुकंपन, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय पल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वह एकदम सी राइट आंसर सही है। इसका क्या है? सी राइट आंसर है कि चुंबकीय प्रवाह है। यह क्या है? चुंबकीय प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी दवा है कि जिससे दर्द से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइसड्रोनेट, या ट्रेमेड्रोल, या फिर फॉलिक एसिड, या फिर ब्यूप्रोपियोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेमेडोल। क्या है? ट्रेमेडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है कि सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? यानी सामान्यतः ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक, या फिर ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनाइयस, यानी कार्ल लिनियस, या ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। तो जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जो जाना जाता है या जाने जाते हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कि एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए
लियोप्रीन को कहती हैं, या ऑप्शन नंबर बी मोनोप्रीन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी नियोप्रीन को कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी आइसोप्रीन को कहती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नियोप्रीन को कहती हैं। किसको कहती हैं? नियोप्रीन को कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक लिफ्ट जो एक समान वेग से यानी वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है। ऑप्शन नंबर ए उस वजन से अधिक जब व्यक्ति स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर बी उसमें दोगुना वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। या ऑप्शन नंबर सी उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है। या ऑप्शन नंबर डी उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा सी, कि जब वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है, यानी उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, यानी जो आरएनए होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी के प्रोटीन संश्लेषण, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है क्या वह प्रोटीन संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर सी कि प्रकृति बनाना, यानी प्रकृति बनाना। ऑप्शन नंबर डी अनुवाद करना। तो जो आरएनए का जो प्रमुख कार्य होता है तो वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। यानी आरएनए का जो प्राथमिक कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना है। आरएनए राइबोसोम पर चिपके रहती हैं और आरएनए वायरस में आनुवांशिक वाहक होते हैं तथा आरएनए केंद्रक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहते हैं विसरण, ऑस्मोसिक, सक्रिय आवागमन, निष्क्रिय आवागमन। तो जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा सक्रिय आवागमन। क्या हो जाएगा? सक्रिय आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी जो निम्नलिखित है इसका मिलान कीजिए, यानी इसमें से कौन कौन से मेल खाते हैं। तो इसे छोटा कर लेते हैं, अभी बताते हैं इसमें से। देखो बाजार का प्रकार और विक्रेताओं की संख्या है, क्या है? इसका मिलान करना है हम लोगों को। क्या करना है? मिलान करना है। तो हम इसका मिलान कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। कि अल्पाधिकार क्या होता है? तो यह ए का सी है, यानी विक्रेता परंतु अत्यधिक विक्रेता, ठीक है ना। और एकाधिकार क्या होता है? अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता। और पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है वह हो जाएगा आपका कि कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्याय सूत्र किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि न्याय सूत्र किसने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्याय सूत्र किसने लिखी है। क्या वह ऑप्शन नंबर ए व्यास महोदय ने लिखी है, या ऑप्शन नंबर बी गौतम ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी कपिल ने लिखी है, या ऑप्शन नंबर डी चरक ने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गौतम ने लिखी है। किसने लिखी है? गौतम ने। जो न्याय सूत्र है वो महर्षि गौतम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थिर है। क्या वह अंध महासागर में है, आर्कटिक महासागर में है, हिंद महासागर में है, या प्रशांत महासागर में है। यानी जो मैरियाना गर्त है वह आपका कहाँ पर है? तो यह प्रशांत महासागर में है। यानी जो मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा।
ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन। ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो जो इसे बनाने में समय लगा था, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 75 है कि 1528 में स्पेस है, फिर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। यानी 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया था? तो यह बाबर ने हराया था। किसने हराया था? बाबर महोदय ने हराया था, नहीं बाबर ने हराया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, इसीलिए 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा था और उन्हें राजपूतों को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यानी जो आल्पस पर्वत है वह श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थिर है? क्या वह यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है या फिर अफ्रीका में है? यानी जो आल्पस पर्वत श्रृंखला है वह आपकी कहाँ पर है? तो वह हमारी यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप में। यह यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। जो दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली यह यानी पर्वतों की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और इससे 8 यूरोपीय देशों से निकलती है ये पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको फिर मिलान के लिए बोला गया है, तो मैं इसका डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूँ। जो इसका डायरेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी ए का दूसरा और दूसरे का सी और तीसरे का ए राइट आंसर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? यानी ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो बिल्कुल ही अशिक्षित था? क्या वह शाहजहां था, औरंगजेब था, अकबर था या जहांगीर था? तो जो मुगल बादशाह अशिक्षित था वो बिल्कुल अकबर था। अकबर बिल्कुल शिक्षित नहीं था, बिल्कुल ही अशिक्षित था। कैसा था? अशिक्षित था अकबर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 भू भागों को अलग करता है? मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया के द्वीप या सुमात्रा को। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका तथा यूरोप को। ऑप्शन नंबर सी भारत तथा श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को। तो यह अलग जो करता है जलडमरू मध्य मलक्का वाला, तो यह अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। किसको करता है? अफ्रीका और यूरोप को। अफ्रीका तथा यूरोप को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है, यानी इनमें से किस स्थान से होकर गुजरता है? क्या वह हरियाणा राज्य से गुजरता है या राजस्थान राज्य से गुजरता है, उत्तराखंड राज्य से गुजरता है या हिमाचल राज्य से गुजरता है? जो सिक्किम से भी अक्षांश गुजरता है वह राजस्थान से भी गुजरता है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ जाता है आपका शिक्षण कौशल। ये आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें शिक्षण कौशल के, तो देखते हैं इसमें भी कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? यानी जो शिक्षा है इसका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? क्या वह आजीविका कमाना है? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है या ऑप्शन नंबर सी पढ़ना तथा लिखना सीखना है या ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक विकास है? यानी शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? कि एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है या सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है या फिर विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है या फिर विद्यार्थी को सदैव अनुशासन में रखता है? तो एक अच्छा अध्यापक वही है जो विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित
करता रहता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 83 है आपका। ये कह रहे हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। यानी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसमें व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए सभी विषयों का मूल्यांकन करना है। ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है। या ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है वह हो जाएगा शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया है वह क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बांट देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता। या ऑप्शन नंबर डी कि शिक्षक द्वारा यह प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा डी, यानी शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85वां, कि पुनर्बलन कौशल के घटक हैं। यानी जो पुनर्बलन कौशल है उसके जो घटक हैं, क्या वह पुनर्बलन का समुचित उपयोग है। ऑप्शन नंबर बी है हाव भाव तथा अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर सी प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग है। या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी है। तो जो पुनर्बलन कौशल के जो घटक हैं, तो पुनर्बलन का समुचित उपयोग भी होना चाहिए, फिर हाव भाव तथा अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग भी होना चाहिए, फिर है ऑप्शन नंबर सी में कि प्रशंसात्मक कथनों का भी प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां है क्वेश्चन, कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में आती है। यानी जो निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का जो संविधान है किस अनुच्छेद में आती है। यह अनुच्छेद 21A में आती है, या अनुच्छेद 29(2) में आती है, या अनुच्छेद 45 में आती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा संविधान के अनुच्छेद में जो आती है तो वह अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, कि जिला प्राथमिक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। जिला प्राथमिक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1997 में, या वर्ष 1998 में, वर्ष 2000 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जिला प्राथमिक कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था वह वर्ष 1997 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना है, क्या वह शाब्दिक पुनर्बलन का है या अशाब्दिक पुनर्बलन का है। ऑप्शन नंबर सी क्या वह सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना, तो यह शाब्दिक पुनर्बलन का किसका है, शाब्दिक पुनर्बलन का है, लेकिन यह सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। कैसा है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है, यानी जो वर्तमान समय है इसमें शिक्षक की भूमिका है, क्या वह ऑप्शन नंबर ए ज्ञान देने वाले की है, ऑप्शन नंबर बी के सुगमकर्ता की है, ऑप्शन नंबर सी क्या वह मित्र की है, ऑप्शन नंबर डी क्या वह प्रबंधक की है। तो वर्तमान समय में जो शिक्षक की एक भूमिका है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका एकदम। तो वह सुगमकर्ता की है, किसकी है, सुगमकर्ता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90वां है आपका क्वेश्चन कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला, यानी जो कलकत्ता मदरसा है वह किस सन में खुला था। ऑप्शन नंबर ए 1781 में, ऑप्शन नंबर बी कि 1791 में, ऑप्शन नंबर सी कि 1861 में। यानी जो कलकत्ता मदरसा है वह जो खुला था, कलकत्ता मदरसा जो खुला था वह आपका 1781 ईस्वी में खुला था, एकदम राइट आंसर है।
अब देखते हैं बाल मनोविज्ञान से, यानी इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं इसे, बाल मनोविज्ञान के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91वां है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी जो प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि विचारों में सृजनात्मकता, या ऑप्शन नंबर बी दूसरों के साथ लड़ना या झगड़ना, ऑप्शन नंबर सी कि अभिव्यक्ति में अनूठापन, या ऑप्शन नंबर डी कुतूहल। तो जो प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से कौन सा नहीं है, तो यह दूसरों के साथ लड़ना। क्या है? दूसरों के साथ लड़ना ही इसका राइट आंसर है। यानी प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है तो दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना ही प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। जो विशिष्ट बालक हैं उनकी शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अपने पहनावे पर, बी अनुशासन पर, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम पर। तो जो विशिष्ट बालक हैं उनकी शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, तो वह ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं, यानी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं वह समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93वां क्वेश्चन है कि एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। ए सीखने के लिए, यानी सीखने के, बी रुचियों के, सी चरित्र के, या डी इन सभी की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, यानी इन सभी के लिए, सीखने के लिए भी, रुचियों के लिए भी, चरित्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, सी उद्दीपक, और डी प्रयत्न। यानी प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वह आपका प्रयत्न है। क्या है? प्रयत्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। क्या वह संरचनावादियों ने, या व्यवहारवादियों ने, सी गेस्टल्टवादियों ने, या डी मनोविश्लेषणवादियों ने। जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो दिया था वह आपका गेस्टल्टवादियों ने दिया था। किसने दिया था? गेस्टल्टवादियों ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विकास है वह शुरू होता है, यानी जो विकास है वह शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, सी शैशवावस्था से, या डी पूर्व बाल्यावस्था से। यानी जो विकास शुरू होता है ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका जो ऑप्शन बी है वह एकदम राइट आंसर है कि प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98वां, कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा होती है। ए अन्य छात्रों के साथ परीक्षा लेने में असमर्थता, बी लिखने की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में असमर्थता, सी खेल में भाग लेने की अक्षमता, डी दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी कि दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में जो असमर्थता होती है कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां है कि पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किए थे। यानी जो पावलोव थे, इवान पावलोव, उन्होंने जो प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर ए कुत्ते पर, बी बंदर पर, सी बिल्ली पर, या चूहे पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह हो जाएगा कुत्ते पर। ए सही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 यानी 100वां कि अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो कारक है निम्नलिखित में से कौन सा है। ए लक्ष्य, बी प्रेरणा, सी क्रिया, डी अभ्यास। यानी इनमें से जो प्रयत्न और भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह आपका क्या है, तो वह हो जाएगा प्रेरणा। क्या है?